जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीपे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानचित्र पर। मानचित्र होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको जानेंगे। साथ में इसकी परिभाषा को भी देखेंगे और मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, इसका पूरा वर्गीकरण आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानचित्र के अर्थ को। देखिए, मानचित्र का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो इस प्रकार है कि मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में मैप बोलते हैं, हम लोग भी इस चीज को जानते हैं। मैप शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मैपा से हुई है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ मैपा, मैपा से हुई है। और इसके बारे में स्पष्ट आगे किया गया है कि मैपा मुंडी कहा जाता था मध्य युग काल में, जो कि कपड़े पे या अन्य चीजों पे जो संसार का मानचित्र बनाया गया था उसको मैपा मुंडी कहा गया था। और ये वर्ड जो है इतना प्रचलित हो गया कि बाद में मध्यकालीन के बाद भी संसार के मानचित्र को कई सदियों तक मैप के नाम से जाना गया, और वही मैप आज हम लोग जानते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण मानचित्र है। अब देखिए, कुछ मानचित्र के डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसमें से जो मानचित्र के डेफिनेशन में एनसीईआरटी के अनुसार परिभाषित किया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लासिक्स की बुक में स्पष्ट किया हुआ कि मानचित्र पृथ्वी की सतह, यहाँ सतह हो गया है ना, सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह मतलब सपाट पेपर होता है, सादा पेपर है ना, या सतह पर खींचा गया चित्र को ही मानचित्र के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आगे देखते हैं, एक और डेफिनेशन है मॉन्कहॉस के अनुसार, एफजे मॉन्कहॉस के अनुसार, बहुत फेमस विद्वान है, इनकी एक डेफिनेशन जो इंग्लिश में दी हुई है, इन्होंने कहा है मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉ टू सम स्पेसिफिक स्केल। ये डेफिनेशन दिया गया है। इन्होंने कहा है कि मैप जो प्लेन सरफेस जो है, अगर उसको हम किसी भी सपाट पेपर पर उतारते हैं, सरफेस पर उतारा जाता है, तो उसकी विशेषता है उसको एक विशेष स्केल पर तैयार किया जाता है, तब उसे हम मानचित्र के रूप में उसे हम परिभाषित करते हैं। आगे एक और डेफिनेशन है ओगिलवी बुचानन के अनुसार। देखिए, इनका कहना है कि किसी समतल सतह, जैसे कि कागज हो गया, मैंने अभी बताया भी था, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक या गत्ता, किसी भी प्रकार का पेपर हो, धरातल या इसके किसी भी भाग को, धरातल का या किसी एक भाग को कोई चुन लिए हमने कि इस भाग का हमने बनाना है मैप, तो कोई भी चुने हुए भाग को भौतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे मानचित्र के रूप में उसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मानचित्र का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, है ना, मानचित्र का वर्गीकरण को देखेंगे। तो मानचित्र का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 4 आधार पर किया गया है। पहला है कि मापनी के आधार पर बांटा गया है, दूसरा स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर बांटा गया है, तीसरा मानचित्र के अंतर्वस्तु उद्देश्य के किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानचित्र का निर्माण किया गया है, उसके आधार पर बांटा गया, और चौथा रचना शैली के आधार पर बांटा गया। तो ये 4 प्रकार हैं, इन 4 आधारों के आधार पर ही मानचित्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जिसमें से पहले वाले पे चलते हैं। तो पहला इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि मापनी के अनुसार मानचित्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू स्केल। अब स्केल के अनुसार जो मानचित्र को बंटवारा किया गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला जो है वो बृहत मापनी है, लार्ज स्केल है ना, जिसमें भू संपत्ति मानचित्र, जिसको कैडेस्ट्रल मैप के रूप में जानते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसको टोपोसिट के रूप वगैरह के रूप में हम लोग देखते हैं, है ना। तो मतलब कि इसमें जो स्केल जो है वो बृहत होता है। एक चीज ध्यान रखिए कि बृहत स्केल है, मतलब कि उसमें जो बृहत स्केल है वो छोटे क्षेत्र का होगा, और अगर बड़े क्षेत्र का बनाना है, बड़े क्षेत्र का जब मानचित्र बनाएंगे कोई बड़े से भूभाग का, तो उसमें जो स्केल होगा वह छोटा स्केल होगा। देखिए, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है लघु मानचित्र, जिसको स्मॉल स्केल मैप के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें दीवारी मैप, जिसको हम दीवार पर लटका करके रखते हैं, वो मैप हो गया। एटलस में जो मैप होता है वो मैप होता है। तो इस प्रकार के मैप को लघु मानचित्र या स्मॉल स्केल मैप के रूप में उसको हम लोग जानते हैं, और भी इसको डिटेल करेंगे आगे। देखिए, अब जैसे जब उसको और डिटेल करते हैं हम लोग, तो जो लार्ज स्केल पे जो मैप था बृहत मापनी पर, उसमें पहला जो मैप आपको नजर आएगा वो है भू संपत्ति मानचित्र, है ना, जिसको कैडेस्ट्रल मैप के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, कैडेस्ट्रल जो शब्द है उसको कैडस शब्द से यह बना है, और जिसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर, है ना, जिसमें संपत्ति को रजिस्टर करके रखा गया, तो वो शब्द का प्रयोग किया गया है ना। आगे देखिए कि ये प्रयोग यूज कहाँ होता है। सो ये नगरों के प्लान के लिए यूज होता है ना, और मार्ग में यूज होता है ना, और उसके बाद भवन में यूज होता है,
विभिन्न विभिन्न डेवलपमेंट जो कार्य होते हैं, सीमा वगैरह जो निर्धारित होती है, जलाशय है, कुआं है, पूजा गृह है ना, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें इन प्रकार के मैप का यूज होता है, जिसको भू संपत्ति मानचित्र के रूप में कहा जाता है। ये व्यक्तिगत तौर पे यह मानचित्र होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसको टोपोग्राफिकल मैप भी कहते हैं, जिसको टोपोसिट देखे हैं जस्ट लाइक वही है ना। तो इसका जो निर्माण है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार से तैयार किया जाता है और किसी विशेष क्षेत्र के उद्देश्य अध्ययन करने के उद्देश्य से इस प्रकार के मानचित्र का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मानचित्र जो आपके सामने नजर आ रहा है, हाँ ये देखिए दीवारी मानचित्र या वाल मैप के रूप में जिसको जानते हैं। दीवारी मानचित्र वाल मैप उसको कहते हैं जो दीवार पर लटका करके रखा हुआ था। देखिए स्कूल और कॉलेज यादव के दीवारों में लटकाए जाने के कारण इसे दीवारी मानचित्र कहते हैं। इसका जो स्केल होगा विद्यार्थी, वो ध्यान दीजिएगा, इसका जो स्केल होगा वह छोटा स्केल होगा, है ना, छोटा स्केल पर इसको तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एटलस मानचित्र, एटलस आप लोग जानते हैं, एटलस मानचित्रों की पुस्तिका होती है जिसको हम एटलस के रूप में जानते हैं, और इसमें जो स्केल होता है, इसमें भी स्केल जो है वो छोटा स्केल होता है, छोटे स्केल पर बना होता है। स्केल इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। स्थलाकृतिक लक्षणों के मात्रा के अनुसार मानचित्रों के भेद, है ना। अब देखिए स्थलाकृतिक जो स्थिति होती है उसके अनुसार से जब मानचित्रों को बांटा गया तो उसमें दो प्रकार से बांटा गया है, आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उच्चतादर्शी मानचित्र, है ना, और दूसरा है प्लैनीमेट्रिक मानचित्र, है ना। तो ये दो तरह के मानचित्र होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार मानचित्रों के भेद, है ना। तो पर्पस के अकॉर्डिंग जब मानचित्र बनाया जाता है तो उसको उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार मानचित्रों के रूप में उसको जाना जाता है। अब देखिए इसमें जो मानचित्र जो है बनाए गए हैं उसको अलग अलग उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, जिसमें से जो पहला मानचित्र हमारे सामने नजर आ रहा है वो भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र जो है वो भौतिक से समझ में आ रहा है कि फिजिकल है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा, प्राकृतिक वातावरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र होगा, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार के मानचित्रों को वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पहला एक मानचित्र आपके सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। ये देखिए खगोलीय मानचित्र। खगोलीय मानचित्र में जिसमें नक्षत्र, आकाश, ग्रह, यहाँ पर महो हो गया है, ग्रहो होगा, है ना, वर्ड यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रहो होगा, उपग्रहो है। इस तरह के जो चीजें, जो जितने भी खगोल चीजें हैं उन वस्तुओं को जब प्रेजेंट किया जाता है, उनका चित्र बनाया जाता है, उसको खगोल मानचित्र के रूप में जाना जाता है। एक और मानचित्र है यहाँ पे संधिपाक्ति मानचित्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भूकंपीय मानचित्र। भूकंपीय मानचित्र जो है वह भूकंपीय तरंगों, है ना, एपिसेंटर है जहां पर बनता है, अधिकेंद्र जहां पर बनता है, जहां पर फोकस बनता है, जहां पर भूकंप का क्षेत्र जो होता है, इस तरह की चीजों को प्रदर्शित करने वाला जो मानचित्र होता है उसे भूकंपीय मानचित्र के रूप में उसे हम जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भूवैज्ञानिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप। अब जियोलॉजिकल सीट में आप लोग जियोलॉजिकल क्वेश्चन भी सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जियोलॉजिकल सीट जो तैयार किया जाता है तो उस प्रकार के सीट को जियोलॉजिकल मैप के रूप में जानते हैं, जिसमें नदी वगैरह दिया होता है, सनहस्तर दिया होता है, किस प्रकार के कौन कौन सा रॉक है, कहां पर वो स्थित है, इस तरह की चीजों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे जियोलॉजिकल मैप या भूवैज्ञानिक मानचित्र के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है ऊंचावच मानचित्र। अब देखिए धरातल पर जो ऊंचावच है जो प्रदर्शित करता है उस प्रकार के मानचित्र को रिलीफ मैप या फिर ऊंचावच मानचित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम मानचित्र, क्लाइमेट और वेदर मैप। अब क्लाइमेट और वेदर मैप में क्या है कि वैसे मानचित्रों को शामिल करते हैं जो मौसम और जलवायु आदि चीजों को प्रदर्शित करता है, उसे हम मौसम व जलवायु मानचित्र के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं मृदा मानचित्र। देखिए सॉइल मैप। अब सॉइल मैप में क्या प्रदर्शित किया जाएगा, मिट्टियों का जो वितरण है कि कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी है ना। तो उस प्रकार से जब मैप के वैसा मानचित्र जिसमें मृदा से संबंधित चीजों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे मृदा मानचित्र या सॉइल मैप के रूप में जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट कपति वनस्पति, यहाँ पर लिखा गया है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वनस्पति मानचित्र होगा, है ना। अब देखिए वनस्पति मानचित्र में होता क्या है, यहाँ पर देखिए वनस्पति है ना, प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन, है ना, वन और मैदान, जंगल, झाड़ियाँ आदि चीजें जब कहीं पर प्रदर्शित की जाती है जिस मैप में, उसे वनस्पति मानचित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है अपवाह मानचित्र। अपवाह मानचित्र में किसी भी नदी और उसके अपवाह तंत्रों को, उसके अपवाह क्षेत्र को प्रदर्शित किया था तो उसे अपवाह मानचित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय
महासागरीय मानचित्र। महासागरीय मानचित्र वैसा मानचित्र होता है जिसमें महासागरों के वितरण, जलधाराओं, गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, लवणता है, सैलिनिटी कितनी है, कितनी मात्रा में है, किधर प्रवाहित हो रही है, इन सब चीज़ों से संबंधित अगर कोई चित्र प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ओशियन मैप या महासागरीय मानचित्र के रूप में उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं बस्ती मानचित्र, है ना। अब ये पहला तो, अब यहाँ ध्यान देना छात्रगण, जैसे पहला हमने जो देखा था ये था भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र खत्म हो गया यहाँ, है ना। अब इसी में ये तो आपका चल रहा है उद्देश्य वाला मैप में, उद्देश्य मानचित्र में। उद्देश्य मानचित्र में पहला था भौतिक जो खत्म हो गया, इतने भाग थे भौतिक के। अब दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। दूसरा जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका है सेकंड में जो दिया हुआ है वो है आपका जनसंख्या एवं बस्ती मानचित्र। अब जनसंख्या एवं बस्ती मानचित्र में किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसका वितरण क्या है, घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है, स्त्री पुरुष का क्या अनुपात है, वायु वर्ग कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, रोजगार कितने लोगों को है ना, एजुकेशन सेक्टर से बांटा गया है, आदि चीज़ों से जब जनसंख्या और सेटलमेंट, अर्बन क्षेत्र में कितने लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग हैं, इस तरह की जब इस तरह के मैप को जब कहीं पर बनाया जाता है, प्रदर्शित किया तो उसे जनसंख्या या बस्ती मानचित्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समाज सांस्कृतिक मानचित्र, सोशल कल्चरल मैप, जिसमें धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्य, कला, मनोरंजन, पर्यटन स्थल आदि चीज़ों को जब कहीं प्रदर्शित की जाती है तो उसे सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में छात्रगण आप लोग पहले भी इसको देखे होंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाए जाते हैं, जिसमें प्रशासनिक सीमाएं जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में जो सीमा है निर्धारित की गई है, या राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्यों का बंटवारा करता हो सीमा बनाई गई है, तो जहां पर भी बाउंड्रीज दिखाई गई है, बाउंड्रीज लाइन जहां खींची गई है राज्य का, जिला का या देश का, जहां पर भी दिखाया जाता है तो उसे राजनीतिक मानचित्र के रूप में, अर्थात कहने का मतलब है जब किसी प्रदेश विशेष को पॉलिटिकल जो क्षेत्र होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र होते हैं, उसको दर्शाया जाता है तो उसे राजनीतिक मानचित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक मानचित्र का। देखिए ऐतिहासिक मानचित्र में जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं, जो राजा महाराजा के टाइम पर कुछ चीजें प्राप्त हुई है ना, कुछ अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुआ, तो जो इतिहास को प्रदर्शित करने वाले जो क्षेत्र, जो मानचित्र होते हैं उसे ऐतिहासिक मानचित्र के रूप में जाना जाता है। सैनिक मानचित्र, मिलिट्री मैप का, है ना, जिसका प्रयोग सैनिक लोग करते हैं, जिसका प्रयोग सैनिक अपने सुरक्षा के लिए या फिर कोई क्षेत्र में अटैक वगैरह करना है या कुछ भी है, तो उस प्रकार के चीज़ों के लिए जो मैप का प्रयोग मिलिट्री वाले करते हैं उसको सैन्य मानचित्र कहते हैं। वो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र का बिल्कुल क्लियर तरीके से कहाँ ऊंचा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है नहीं है, वो सारे चीज़ उसमें दर्शाए गए होते हैं, और कहाँ से मुठभेड़ होने की संभावना, इस तरह की चीज़ों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे सैन्य मानचित्र के रूप में जाना जाता है। और ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोगों के लिए सैनिक क्षेत्रों में सैन्य के लिए अलग से रिजर्वेशन भी रखी जाती है, ताकि आप मैप की स्टडी बेहतरीन तरीके से आप किए हुए रहेंगे तो आप चीज़ों को बता सकते हैं, और जो लड़ने वाले सिपाही होते हैं, युद्ध करने वाले सिपाही होते हैं, उनको आप मदद भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे जॉब की भी वैकेंसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक मानचित्र की। हालांकि जितने प्रकार के मानचित्र हैं कार्टोग्राफी में आता है, और इन कार्टोग्राफी के लिए कार्टोग्राफी का हर जगह पे वैकेंसी आपको मिल जाएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जॉब है आपके लिए इस सेक्टर में भी। आगे बात करते हैं आर्थिक मानचित्र की, इकोनॉमिकल मैप। अब इसके अंतर्गत से अनेक मैपों को शामिल किया जाता है, जैसे फिजिकल में शामिल किया जा रहा था भौतिक मानचित्र में, उसी प्रकार से इसका उद्देश्य होता है कि ऐसे प्रकार का मानचित्र बनाना जिससे लोगों को बेनिफिट हो सके, या फिर जो बेनिफिट हुई है उसके बारे में जानकारी मिल सके। जैसे पहला दिया हुआ यहाँ पे भूमि उपयोग मानचित्र। अब देखिए भूमि उपयोग मानचित्र में कि भूमि का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, किस रूप में हो रहा है, चारागाह के रूप में हो रहा है, वन है, कृषि है ना, या कोई और इंडस्ट्री वगैरह चीज़ों का डेवलप किया गया है, तो किस प्रकार से भूमि का उपयोग हो रहा है उस प्रकार के मैप को बनाया जाता है, जो कि इकोनॉमिक मैप के अंदर आता है। उसके बाद है परिवहन मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप। अब ट्रांसपोर्ट मैप में क्या है कि सड़क है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया था, जो एटलस में आपने कभी न कभी देखा होगा, तो उसको परिवहन मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप के रूप में उसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि मानचित्र की। कृषि मानचित्र में
किसी विशेष प्रदेश के जो फसल होते हैं, किस प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं, कितनी वहन क्षमता है उसकी, कितना उत्पादन क्षमता है ना। तो कृषि से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ को जब प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है तो उसे कृषि मानचित्र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, खनिज मानचित्र, मिनरल मैप। अब मिनरल मैप में होता क्या है कि जो खनिज क्षेत्र होते हैं और उत्पादन केंद्र होते हैं, खनन क्षेत्र जो होते हैं, खनन केंद्र होते हैं, उन चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के मैप को बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक मानचित्र, इंडस्ट्रियल मैप। इंडस्ट्रियल मैप में औद्योगिक प्रदेश जितने होते हैं उनकी पेटियों को, उत्पादन केंद्रों को, उत्पादन क्षमता को, आदि चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो मैप तैयार किए जाते हैं उसी को औद्योगिक मानचित्र के रूप में जानते हैं। और अब ये लास्ट है ना, रचना शैली के अनुसार मानचित्र के भेद, है ना। तो उसमें दो भागों में बांटा गया, एक पहला गुणात्मक मानचित्र और दूसरा है मात्रात्मक मानचित्र। जो गुण को, मेरिट को दर्शा रहा है उसको गुणात्मक मानचित्र कहते हैं, और जो मात्रा, जो कितनी क्वांटिटी में है, क्वांटिटी जो दर्शा रहा है ना, जिसको मतलब हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि कितनी ज़्यादा संख्या में हो रही है ना, तो उस प्रकार के चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो मैप होता है उसको मात्रात्मक कहते हैं, मात्रात्मक मानचित्र। और जिसमें क्वालिटी को दर्शाया जाता है उसको गुणात्मक मैप के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि जल्द ही आपको उत्तर दूँ। और भी ज्योग्राफी में किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हर भरसक प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।